सोचिए कि एक बढ़ई है और वो एक बहुत ही खूबसूरत मतलब एकदम मजबूत सी मेज बना रहा है। ठीक है। अब वो अपनी टूल किट से इंची टेप निकालता है और लकड़ी नापना शुरू करता है। उस बढ़ई को और देखा जाए तो दुनिया के हर इंसान को ये पक्का भरोसा होता है कि उस इंची टेप का जो 1 इंच कल था वो आज भी ठीक 1 इंच ही है। हाँ बिल्कुल, पैमाना तो वो ही रहेगा। और 10 साल बाद भी वो 1 इंच ही रहेगा। मतलब वो पैमाना एकदम ठोस है, वो कभी बदलता नहीं है। हमारा पूरा विज्ञान, हमारा गणित इसी भरोसे पर तो टिका है। बिल्कुल, मतलब ये तो बहुत ही बुनियादी बात है ना। बिना किसी स्थिर पैमाने के कोई भी चीज कैसे बनाई जा सकती है, कोई ढांचा खड़ा ही नहीं हो सकता। सही कहा। लेकिन ठीक यहीं से आज की हमारी ये गहन चर्चा एक बहुत ही गहरे और वो क्या कहते हैं रहस्यमयी मोड़ पर जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या हो जब हम इस भौतिक विज्ञान की दुनिया से निकलकर अर्थशास्त्र और पैसे की दुनिया में कदम रखें। अचानक से वो जो ठोस इंची टेप था ना, वो रबर का बन जाता है। रबर का इंची टेप, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई, अपनी बचत नापने जाता है और उसे पता चलता है कि नापने का पैमाना ही खिंच गया है या सिकुड़ गया है। और जो पैसा कल तक एक निश्चित वैल्यू रखता था, आज उसकी कीमत पूरी तरह से बदल गई है। बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि उस बेचारे को पता भी नहीं चला कि ये सब हुआ कब। यही तो आधुनिक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी और मैं कहूँगा शायद सबसे कम समझी जाने वाली सच्चाई है। मूल्य और मुद्रा का हमारा पैमाना लगातार बदल रहा है। हाँ। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव किसी प्राकृतिक घटना या कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे बहुत ही सोचे समझे तंत्र काम कर रहे हैं। तो ठीक है, आइए से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है कि दुनिया भर की सरकारें और जो केंद्रीय बैंक हैं वो इस रबर के इंची टेप के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे सिस्टम काम करता है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश अपनी ही मुद्राओं के साथ मतलब अपनी करेंसी के साथ शतरंज खेलते हैं और कैसे ये खेल अंततः एक अदृश्य कर या इनविजिबल टैक्स में बदल जाता है, जो समाज के अलग अलग वर्गों को बहुत ही अलग अलग तरीकों से मारता है। एग्जैक्टली। और अंत में हम उस संपत्ति की ओर मुड़ेंगे जिसे आधुनिक अर्थशास्त्र अक्सर खारिज कर देता है। मेरा मतलब है सोना। और समझेंगे कि क्यों इन डिजिटल तूफानों के बीच ये आज भी सबसे प्रासंगिक वित्तीय ढाल बना हुआ है। हमारे पास आज चर्चा के लिए बहुत ही शानदार स्रोत हैं। हाँ, हम मुद्रा युद्ध यानी करेंसी वॉर का ऐतिहासिक विश्लेषण देखेंगे, स्पेन की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही विस्तृत MPRS शोध पत्र देखेंगे और जेम्स रिकार्ड्स की प्रसिद्ध पुस्तक द न्यू केस फॉर गोल्ड के निष्कर्षों पर बात करेंगे। ये तीनों स्रोत मिलकर पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। बिल्कुल। पर देखिए, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। आज हम अमेरिका, चीन, यूरोप और अन्य देशों की केंद्रीय बैंकिंग नीतियों पर चर्चा करेंगे, जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह। हाँ, ये बहुत जरूरी डिस्क्लेमर है। यह चर्चा पूरी तरह से निष्पक्ष है। हम यहाँ किसी भी देश की राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं, ना ही किसी नीति का समर्थन या विरोध कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य मूल दस्तावेजों में दिए गए आर्थिक तथ्यों को समझना है। ये स्पष्टता आवश्यक है क्योंकि अर्थशास्त्र में भावनाएं नहीं बल्कि तंत्र और आंकड़े बोलते हैं। तो चलिए इस तंत्र को खोलते हैं। हमारे स्रोतों में सबसे पहले मुद्रा युद्ध यानी करेंसी वॉर का जिक्र आता है। अब अगर हम सामान्य रूप से सोचें तो हर देश यही प्रचार करता है कि उसकी मुद्रा मजबूत होनी चाहिए, मतलब मजबूत डॉलर, मजबूत पाउंड, मजबूत रुपया। हाँ, इसे अक्सर देश के गौरव और आर्थिक शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन मुद्रा युद्ध की अवधारणा इसके बिल्कुल उलट है। ये तो एक रिवर्स ऑक्शन या कहें तो उल्टी नीलामी जैसी स्थिति लगती है, जहां वैश्विक बाजार में जीतने के लिए देशों को जानबूझकर अपनी ही मुद्रा की कीमत गिरानी पड़ती है। ऐसा कोई क्यों करेगा भला? असल में ये जो उल्टी नीलामी वाला विचार है ना, यही इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कुंजी है। जब हम घरेलू अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, कोई भी देश जानबूझकर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन इसलिए करना चाहता है ताकि वो अपने निर्यात मतलब एक्सपोर्ट्स को वैश्विक बाजार में सस्ता और अधिक आकर्षक बना सके। तो मतलब अगर एक देश कार बनाता है। हाँ, मान लीजिए एक देश कार बनाता है और अगर उस देश की मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10% गिर जाता है तो विदेशी खरीदारों के लिए वो कार अचानक 10% सस्ती हो जाती है, बिना कार की वास्तविक उत्पादन लागत बदले। बिल्कुल, कार बनाने में उतना ही खर्चा रहा है
लेकिन बाहर वालों के लिए वो सस्ती हो गई। और सस्ती कार का मतलब है कि दुनिया भर से अधिक ऑर्डर आएंगे, कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा और देश के भीतर रोजगार पैदा होगा। एकदम सही। इसे अर्थशास्त्र में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1930 की महामंदी के दौरान ठीक यही हुआ था। जब पूरी दुनिया मंदी की चपेट में थी। हाँ, जब दुनिया भर में भयंकर बेरोजगारी फैल गई तो देशों ने स्वर्ण मानक यानी गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ना शुरू कर दिया। स्वर्ण मानक से बाहर आते ही उन्होंने अपनी अपनी मुद्राओं का जानबूझकर अवमूल्यन किया ताकि वे दूसरे देशों का व्यापार छीन सकें। लेकिन एक सेकंड, ये तो वो बेगर द नेबर वाली नीति हो गई ना, मतलब अपने पड़ोसी को भिखारी बना के खुद अमीर बनना। हाँ, बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल होता है इसके लिए। क्योंकि अगर देश ए अपनी मुद्रा गिराता है तो देश बी के निर्यातकों का धंधा तो चौपट हो जाएगा, तो जाहिर है देश भी हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठेगा। दशक में यही तो हुआ था। एक देश ने मुद्रा गिराई, फिर दूसरे ने जवाबी कार्रवाई में अपनी मुद्रा और ज्यादा गिरा दी। और साथ ही उन्होंने शायद भारी टैक्स या टैरिफ भी लगा दिए होंगे। बिल्कुल, भारी आयात शुल्क या टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। इस पूरी प्रक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उस वक्त पूरी तरह से पंगु बना दिया था। लेकिन वो तो 1930 का दशक था। आज के समय में जब दुनिया भर की मुद्राएं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर काम करती हैं और गोल्ड स्टैंडर्ड तो इतिहास बन चुका है, तो आज ये युद्ध कैसे लड़ा जाता है? मुझे याद आ रहा है 2010 में ब्राजील के तत्कालीन वित्त मंत्री ग्विडो मंटेगा ने एक बहुत ही सनसनीखेज बयान दिया था। उन्होंने खुलेआम चेतावनी दी थी कि दुनिया एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा युद्ध के बीचों बीच है। उस वक्त ऐसा क्या हो रहा था? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हथियारों का आधुनिकीकरण हो गया है। मतलब नए तरीके आ गए हैं। हाँ, 1930 के दशक में देश आधिकारिक तौर पर अपनी मुद्रा की विनिमय दर तय करते थे या टैरिफ लगाते थे। लेकिन 21वीं सदी में इस युद्ध का मुख्य हथियार बन गया है क्वांटिटेटिव ईजिंग, या जिसे हम QE कहते हैं। QE? हाँ, 2010 में जब ग्विडो मांटेगा ने ये बात कही थी, तब अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व अपना QE2 शुरू कर रहा था। अच्छा। ये 600 अरब डॉलर के सरकारी बॉन्ड और संपत्तियां खरीदने का एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम था। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। जी। क्योंकि केंद्रीय बैंक तो हमेशा यही तर्क देते हैं कि क्वांटिटेटिव ईजिंग सिर्फ एक घरेलू आर्थिक उपकरण है। हाँ, वो यही कहते हैं। वे कहते हैं कि वे बस बाजार में तरलता या लिक्विडिटी डालकर लंबी अवधि की ब्याज दरों को कम कर रहे हैं ताकि देश के भीतर निवेश बढ़े। अगर ये सिर्फ एक घरेलू नीति है तो ब्राजील या चीन को इससे इतनी परेशानी क्यों थी? इसे हथियार क्यों माना गया? इसके पीछे का जो मैकेनिज्म या कार्यप्रणाली है वो बहुत ही सूक्ष्म है। मैं समझाती हूँ। हाँ, बताइए। जब कोई केंद्रीय बैंक जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व 600 अरब डॉलर का नया पैसा हवा से पैदा करता है और उससे बॉन्ड खरीदता है, तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है। और उनकी यील्ड यानी उन पर मिलने वाला ब्याज काफी गिर जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जो बड़े संस्थागत निवेशक या पेंशन फंड है जिन्हें हर हाल में मुनाफे की तलाश है, वे अमेरिका में इतना कम ब्याज देकर क्या करेंगे? जाहिर है वो उस पैसे को लेकर वहां जाएंगे जहां ब्याज दरें अधिक हैं। बिल्कुल, वे उस सस्ते डॉलर को उधार लेते हैं और ब्राजील, भारत या चीन जैसे उभरते बाजारों में ले जाकर निवेश करते हैं जहां उन्हें बेहतर यील्ड मिलती है। अरे हाँ। और जब अचानक से इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी किसी देश में आती है तो उस देश की स्थानीय मुद्रा का मूल्य तेजी से बढ़ने लगता है। ब्राजील की समस्या ठीक यही थी। तो मतलब अमेरिका के QE के कारण ब्राजीलियाई रियाल का मूल्य कृत्रिम रूप से बहुत अधिक बढ़ गया था। हाँ, और इससे ब्राजील के निर्यातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव हो गया था। ये सच में एक बहुत ही स्मार्ट हथियार है। मतलब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ये कभी नहीं कहा कि वह डॉलर को कमजोर कर रहा है। बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन QE के माध्यम से उसने अप्रत्यक्ष रूप से डॉलर की आपूर्ति बढ़ा दी और अपना आर्थिक दबाव दूसरे देशों पर डाल दिया। और इसके बाद तो एक श्रृंखला ही शुरू हो गई थी ना। हाँ, एक के बाद एक सब शुरू हो गए। 2013 में जापान ने अपनी मुद्रा येन को कमजोर करने के लिए एक आक्रामक कार्यक्रम शुरू किया जिसे दुनिया आबेनॉमिक्स के नाम से जानती है। और फिर 2015 में 2015 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी मैदान में उतर गया और उसने हर महीने 60 अरब यूरो का अपना विशाल QE कार्यक्रम शुरू कर दिया। यह एक तरह की वैश्विक होड़ थी। हर कोई अपने निर्यात को बचाने और आयातित मुद्रास्फीति से बचने के लिए एक ही प्लेबुक का इस्तेमाल कर रहा था। पैसा छापो और अपनी मुद्रा को नीचे की ओर धकेलो। लेकिन यार यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। जब दुनिया भर के बड़े केंद्रीय बैंक
ट्रिलियनों डॉलर या यूरो सिस्टम में डालते हैं, तो ये पैसा हवा में गायब तो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं, ये अर्थव्यवस्था में ही रहता है। ये वैश्विक बाजारों में घूमता है, कमोडिटी बाजारों में जाता है। तेल, तांबा, गेहूं, ये सभी बुनियादी चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में खरीदी और बेची जाती हैं। सही बात है। तो जब डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है और उसका मूल्य गिरता है, तो इन सभी बुनियादी चीजों की कीमतें तो बढ़ जाएंगी। और जब ये महंगी चीजें हमारे देशों में आयात होती हैं, तो ये उस अदृश्य कर में बदल जाती हैं जिसे हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। और यहीं से ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का खेल एक आम नागरिक के रसोई घर और उसके बैंक खाते तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उसका सीधा प्रहार नागरिक की क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर पर पड़ता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ गई है, तो हमें अक्सर एक अकेला नंबर पकड़ा दिया जाता है। हाँ, जैसे कह दिया कि 8% महंगाई है। हाँ, उदाहरण के लिए 8.4%। लेकिन क्या ये अदृश्य कर एक फ्लैट टैक्स है? मतलब क्या समाज के हर व्यक्ति पर इसका असर बिल्कुल एक जैसा होता है? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें उस दूसरे स्रोत की ओर चलना होगा। 2021 से 2023 के बीच स्पेनिश घरों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का विश्लेषण करने वाला MPRA शोध पत्र। ये शोध पत्र मैक्रो यानी व्यापक आंकड़ों के पीछे छिपी जो माइक्रो या सूक्ष्म वास्तविकता है उसे उजागर करता है। अच्छा, वो कैसे? अर्थशास्त्र में एक अवधारणा होती है जिसे उपभोग माध्यम या कंजम्पशन चैनल कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मुद्रास्फीति का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपना पैसा किन विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर रहा है। क्योंकि कोई भी दो परिवार अपना पैसा बिल्कुल एक ही तरीके से खर्च नहीं करते। बिल्कुल। यानी जो CPI बास्केट होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की टोकरी, वो एक भ्रम है। एक 25 साल का युवा जो किराए के मकान में रहता है और एक 65 साल का व्यक्ति जिसके पास अपना खुद का घर है, दोनों की खरीदारी की टोकरी तो बिल्कुल अलग होगी। सटीक रूप से। और उस स्पेनिश शोध पत्र का डेटा इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से साबित करता है। 2021 और 2022 का समय याद कीजिए। हाँ, जब कोविड के बाद पूरी दुनिया में उथल-पुथल थी। पूरी दुनिया आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन के संकट से गुजर रही थी और ऊर्जा तथा आवास की कीमतों में बेतहाशा उछाल आया था। तो इसका जमीनी असर क्या था? मतलब डेटा क्या कहता है? डेटा दिखाता है कि 2022 में समाज के सबसे गरीब 25% लोगों, जिन्हें रिपोर्ट में Q1 वर्ग कहा गया है, उनके लिए व्यक्तिगत मुद्रास्फीति दर 9.1% तक पहुंच गई थी। 9.1% लोगों, यानी Q4 वर्ग के लिए यह दर केवल 7.95% थी। अरे, ये तो एक तरह से रिग्रेसिव टैक्स या प्रतिगामी कर हो गया। जो सबसे गरीब हैं उन पर सबसे भारी बोझ। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम आय वाले परिवारों की कमाई का एक बहुत बड़ा और निश्चित हिस्सा बिजली, गैस, पेट्रोल और घर के किराए जैसी बुनियादी चीजों पर खर्च होता है। जाहिर है, वे इन चीजों में कटौती नहीं कर सकते। खाना तो खाएंगे ही, बिजली तो जलाएंगे ही। बिल्कुल। जबकि एक अमीर परिवार की आय का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इन बुनियादी चीजों पर जाता है। बाकी पैसा वो बचा सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। पर शायद ये केवल आय के स्तर तक ही सीमित नहीं था ना? उम्र का भी कोई फैक्टर था इसमें? बहुत बड़ा फैक्टर था। डेटा ने दिखाया कि 34 वर्ष से कम उम्र के युवा परिवार इस महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि उनके पास अपनी संपत्ति नहीं होती और वे मुख्य रूप से किराए और यूटिलिटी बिलों पर निर्भर होते हैं। ये बात तो साफ है कि 2022 में इस अदृश्य कर ने युवा और गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी। हाँ, एकदम सच है। लेकिन शोध पत्र में 2023 के डेटा का भी जिक्र है। 2023 में तो दुनिया भर में चर्चा थी कि डिसइन्फ्लेशन आ गया है, मतलब महंगाई के बढ़ने की दर कम हो गई है। वैश्विक बाजारों में तेल और गैस की कीमतें काफी गिर गई थीं। तो क्या 2023 में उन गरीब और युवा परिवारों को राहत मिली? यहाँ पर वो शोध पत्र एक बहुत ही अप्रत्याशित और महत्वपूर्ण खुलासा करता है। अच्छा। हाँ, ऊर्जा की कीमतें जरूर गिरी और इससे जो हेडलाइन औसत महंगाई दर थी वो नीचे आ गई। न्यूज में सब अच्छा लग रहा था। ठीक है। लेकिन सतह के नीचे कुछ और ही पकड़ा था। ऊर्जा भले ही सस्ती हो गई हो, लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमतें यानी फूड इन्फ्लेशन बहुत स्टिकी साबित हुई। स्टिकी मतलब वो नीचे नहीं आई?
बिल्कुल नहीं। 2022 में भोजन की महंगाई दर 11.6% थी और 2023 के कथित डिसइन्फ्लेशनरी दौर में भी ये 11.7% पर ही बनी रही, बल्कि थोड़ी बढ़ ही गई। बाप रे। अगर भोजन की महंगाई उतनी ही रही तो इसका उस उपभोग माध्यम वाले सिद्धांत पर क्या असर पड़ा? क्या बोझ समाज के किसी दूसरे वर्ग पर शिफ्ट हो गया? बिल्कुल यही हुआ। जब ऊर्जा सस्ती हुई तो गरीब और युवा परिवारों को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उनके कुल खर्च में ऊर्जा का हिस्सा बहुत बड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ जो वृद्ध परिवार हैं और अमीर परिवार हैं, उनके उपभोग की टोकरी में अच्छे भोजन, रेस्टोरेंट्स में खाने और प्रीमियम खाद्य पदार्थों का हिस्सा बहुत अधिक होता है। कमाल है। मतलब 2023 में जब अखबार चीख चीख कर कह रहे थे कि महंगाई कम हो रही है, तब वास्तव में महंगाई का बोझ चुपचाप युवा और गरीबों के कंधों से उतरकर अमीर और वृद्ध परिवारों पर आ गया था। यही इस शोध का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। औसत मुद्रास्फीति एक सांख्यिकीय मृगतृष्णा है। स्टैटिस्टिकल मिराज? बिल्कुल। वास्तविकता में मुद्रास्फीति एक ऐसा गतिशील और असमान कर है जो अपना रूप बदलता रहता है। जब ऊर्जा महंगी होती है तो ये गरीबों को मारता है, और जब भोजन लगातार महंगा बना रहता है तो ये अमीरों की क्रय शक्ति को निगलने लगता है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें, केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वांटिटेटिव ईजिंग के जरिए मुद्रा युद्ध लड़ रहे हैं। हाँ। वे सिस्टम में तरलता या लिक्विडिटी भर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति कम हो रही है और वो एक मुद्रास्फीति कर का रूप ले रही है, जो समाज के हर वर्ग को अलग अलग समय पर अपना शिकार बना रहा है। बिल्कुल सही सारांश है ये। अब इस पूरी मशीनरी को समझने के बाद सबसे बड़ा और तार्किक सवाल ये उठता है कि भाई एक आम नागरिक इस व्यवस्था से अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाए? जब आपका पैमाना ही सिकुड़ रहा है तो आप अपने धन को कहाँ रखें? और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हम अपने तीसरे स्रोत की ओर मुड़ते हैं, जेम्स रिकार्ड्स के पुस्तक द न्यू केस फॉर गोल्ड का सारांश। जब पारंपरिक कागजी मुद्राएं, जिन्हें हम फिएट करेंसी कहते हैं, वो अस्थिर हो जाती हैं, तो इतिहास हमेशा अपनी सबसे पुरानी और परखी हुई परिसंपत्ति की ओर लौटता है। और वो है सोना। बिल्कुल, सोना। लेकिन देखिए, जैसे ही आप आधुनिक वित्तीय दुनिया में सोने का नाम लेते हैं, कई अर्थशास्त्री अपनी आंखें घुमाने लगते हैं। हाँ, ये तो है। वो कहते हैं कि सोना तो बस एक पीली धातु है जो तिजोरी में पड़ी रहती है, ये कोई यील्ड या लाभांश नहीं देती। यहां तक कि जॉन मेनार्ड कीन्स, जो 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक थे, उनका एक बहुत ही मशहूर कोट बार बार उछाला जाता है, जहां उन्होंने सोने को एक बर्बर अवशेष या बार्बरस रिलिक कहा था। तो क्या हम सच में एक बर्बर अवशेष की ओर लौटने की बात कर रहे हैं? जेम्स रिकार्ड्स के सारांश में इस विशेष भ्रांति को बहुत ही शानदार तरीके से तोड़ा गया है। ये अर्थशास्त्र के इतिहास की सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली बातों में से एक है। अच्छा, वो कैसे? असल में कीन्स ने कभी भी भौतिक सोने को खारिज नहीं किया था। उन्होंने जिस चीज को बर्बर अवशेष कहा था, वो 1920 और 30 के दशक में ब्रिटेन द्वारा लागू की गई एक बहुत ही दोषपूर्ण स्वर्ण मानक प्रणाली थी। वो जो उन्होंने पाउंड को सोने से जोड़ा था? हाँ, ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपनी मुद्रा पाउंड को सोने के साथ उस पुरानी दर पर तय करने की कोशिश की, जो जमीनी वास्तविकता से बहुत दूर थी, और इसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था में भारी मंदी आ गई थी। कीन्स उस गलत तय की गई दर के खिलाफ थे, ना कि खुद सोने के खिलाफ। अच्छा, तो उनका विरोध उस सिस्टम को लागू करने के तरीके से था। लेकिन क्या कोई ऐसा ठोस प्रमाण है कि कीन्स वास्तव में सोने के मूल्य को मानते थे? बिल्कुल प्रमाण है। 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में वैश्विक वित्तीय प्रणाली को फिर से डिजाइन करने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। हाँ, बहुत मशहूर सम्मेलन है वो। वहां कीन्स ने खुद एक ऐसी नई विश्व मुद्रा का प्रस्ताव रखा था जो सोने और अन्य प्रमुख कमोडिटीज द्वारा समर्थित हो। क्या बात है। हाँ, वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि बिना किसी ठोस आधार के जो कागजी मुद्राएं हैं वो अंततः ढह ही जाती हैं। ये तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सुधार है जो लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। लेकिन चलिए आज की बात करते हैं। जो लोग तर्क देते हैं कि सोने पर कोई ब्याज या यील्ड नहीं मिलती, उन्हें क्या जवाब दिया जाए? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये समझना होगा कि सोने पर ब्याज न मिलना इसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ब्याज न मिलना ताकत कैसे हो सकती है? क्योंकि आधुनिक वित्तीय प्रणाली में यील्ड या ब्याज हमेशा काउंटर पार्टी रिस्क के साथ आता है। काउंटर पार्टी रिस्क यानी आपका पैसा किसी और की देनदारी है,
बिल्कुल सही। जब किसी के बैंक खाते में पैसा होता है तो वो वास्तव में उसका पैसा नहीं होता है, तो किसका होता है? वो बैंक की उस व्यक्ति के प्रति देनदारी या लायबिलिटी होती है। अगर बैंक कल को दिवालिया हो जाए तो वो पैसा सीधे खतरे में पड़ जाता है। हाँ, ये तो है। इसी तरह सरकारी बॉन्ड भी एक वादा है कि सरकार भविष्य में कर वसूल कर आपको भुगतान करेगी, लेकिन भौतिक सोना वो तो बस सोना है।